નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 હિન્દી વિષયમાં પાઠ નંબર 6ની આપણે એક વિડીયોમાં અગાઉ આપણે ચર્ચા કરી ગયા છે। હવે જે બાકી છે તેને આપણે આગળ વધાવીશું। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझे दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 अंश सेल्सियस से 102 सेल्सियस के बीच कमजोरी दिन बढ़ती हुई। कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथ कर रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है? जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर बी के मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य ही लिखा है? यह बुखार मामूली न था, यानी कि लेखक को जो बुखार था, शुद्ध गुजराती भाषा में આપણે કહીએ તો લેખકને જે તાવ હતો એ તાવ મામૂલી તાવ ન હતો। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया। यानी कि लेखक को जो ताव का तूफान था, यानी कि ताव दिन बढ़ता जा रहा था और कई महीनों से, यहाँ पर लेखक ने खुद ही उल्लेख किया कि 9 महीनों से उस ताव लेखक को झकझोर रहा था, यानी कि लेखक के शरीर में वो ताव था। यहाँ पर एक शब्द आया है विध्वंसक, यानी कि नाश करने वाला, जो नाश कर देता है, सबको नाश कर देता है, वैसा झटका लेखक को दे गया। यानी कि ऐसा ताव लेखक को था।
स्कूल बंद था, ट्यूशन पर मैं जाता था। उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। यानी कि लेखक एक लेखन कार्य करने के साथ साथ वो स्कूल में टीचर भी थे, यानी कि एक शिक्षक थे। और शिक्षक ऐसे थे कि वे एक प्राइवेट ट्यूशन भी चलाते थे। उस समय लेखक को ट्यूशन भी करवाना था और स्कूल में बच्चों को पढ़ाना भी था। क्यों ऐसा कार्य करना था? क्योंकि लेखक को उस आमदनी यानी कि जो उससे वेतन मिलता था, ट्यूशन से जो वेतन मिलता था, उसकी लेखक को ज़रूरत थी। और जो लेखक किताब लिखते थे उस किताबों की बिक्री यानी कि वो શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો એ જે લેખક જે પુસ્તકો લખે છે એનું વેચાણ નિયમિત રીતે થઈ રહ્યું નથી, એટલા માટે એ પુસ્તકોમાંથી એમને પૈસા પૂરતા પ્રમાણમાં મળતા ન હતા। और कर्ज सिर पर चढ़े थे, यानी कि लेखक को ये जो कर्ज था, यानी कि कर्ज का मतलब यहाँ पर ये होता है कि लेखक ने किसी के पास से जो पैसे लिए थे, ब्याजवे पैसे, यानी कि जिस प्रकार हम आज के ज़माने में शुद्ध गुजराती भाषा में આપણે કહીએ તો જે રકમ ગીરવો મૂકીને આપણે પૈસા કોઈની પાસેથી લઈએ છીએ, વ્યાજવા પૈસા આપણે કાઢીએ છીએ ને, તો 1000ના બદલામાં આપણે એમને 100 રૂપિયા એક મહિનાનું વ્યાજ આપવાનું હોય છે। આવી રીતે ટકાવારી પ્રમાણે વ્યાજની રકમ આપણે ચૂકવવાની હોય છે। તો લેખક પણ આવી રીતે વ્યાજના કર્જમાં ડૂબેલા હતા। और लेखक का जो बुखार था, लेखक ने जो ताव आवतो हतो ते ताव उतरवानो नाम न लेतो हतो। 10 दिन थई गया, 20 दिन थई गया, महीनो थयो, 2 महीना थया और जुलाई महीनो पण आवी गयो, एवं लेखक अहींया उल्लेख करे छे। अब बुखार के साथ ट्यूशन भी जाना होता था। दिन भर स्कूल में भी पढ़ाना होता था। लेखक एक टीचर हैं, इसलिए वो ताव के साथ भी लेखकने जे ताव छे एवा तावनी अवस्थामां ज एमणे ट्यूशन पण कराववानुं होय छे अने स्कूलमां बच्चोने जे विद्यार्थीओ छे एमने भणाववानुं पण थतुं हतुं। बुखार का नमूना वही, यानी कि जे बुखार छे एमने जे ताव छे ए एवो ने एवो ज। सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 अंश सेल्सियस से 102 के बीच डिग्री का ताव, यानी कि शरीरનું ટેમ્પરેચર આટલું લેખકના શરીરનું તાપમાન આટલું ઊંચું રહેતું હતું, આટલા પ્રમાણમાં એમને તાવ રહેતો હતો। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, यानी कि लेखकनी जे शरीरनी कंडीशन है, जे कमजोरी है, ये धीरे धीरे लेखकનું શરીર દુબળું થતું જાય છે અને ખાંસીનું પ્રમાણ પણ ધીમે ધીમે વધી રહ્યું છે। દવા शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथ कर रहा था, यानी कि लेखकनी जे सारवार एक यहाँ पर दवा बाटू शब्द आया है। दवा बाटू शब्द का मतलब ये होता है कि दवा बाटने वाला। जो अपना गामडानी अंदर शुद्ध भाषा में આપણે કહીએ ગુજરાતીમાં તો આપણા ગામડાની અંદર જે વૈદ આયુર્વેદિક દવા જે વનસ્પતિની જડીબુટ્ટીમાંથી દવા બનાવીને આપે છે એવા એક વૈદ એમની દવા કરી રહ્યા હતા, એવો લેખક અહીંયા ઉલ્લેખ કરે છે। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया। यहाँ पर तपेदिक शब्द आया है। तपेदिक का मतलब एक जातनो एक रोग है जेने आपणे क्षयनो रोग कहेवाय के टीबी आ रोग है ने एने तपेदिक अहींया आवा शब्दथी उल्लेख करेलो छे। तो तपेदिकनो मतलब क्षय या टीबी ये थाय छे। हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है, यानी कि ये आ रोगनो जे इलाज थाय छे ए थेरापी जेवो केमोथेरापी जैसा एक इलाज होता है जो कैंसर में किया जाता है, उसी प्रकार का एक इलाज तपेदिक के रोग के लिए, यानी कि क्षय टीबी के रोग के लिए इलाज के लिए ऐसा इलाज किया जाता है। और उस इलाज करने को लेखक के बूते का बहार है, क्योंकि लेखक की आमदनी कम थी। लेखकनी पासे जे आवकना पैसा आवता हता ये बहु ओछा प्रमाणमां आवता हता अने आ रोगनी जे इलाज करावा माटे वधारे पैसा जरूर पड़ती हती। एटले एमना शुं कहेवाय बूते के बहार एटले के एमनी मर्यादानी बहारनुं हतुं।
क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैंने लेने जा रहा हूँ? यानी कि અહીંયા जिह्वा का मतलब जीभ। तो लेखक અહીંયા કહે છે કે એ સમયે મારી જીભ પર જાણે કે સરસ્વતી બેઠેલી હતી અને શ્યામા કા બુખાર યાની કે શ્યામાનો જે તાવ છે એ મેં લઈ રહ્યો છું એવું મને લાગતું હતું. બેઠી હો તો કિતના અચ્છા, યાની કે લેખક અહીંયા એવું કહેવા માંગે છે કે બેઠી હોય તો કેટલું સારું. क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों के ज्वर मुक्ति नहीं जानी. यानी कि ये जो श्यामा जो है ये लेखक की सेवा करते करते उन्होंने अपनी बीमारी खुद लेखक की बीमारी श्यामा को लग गई, ऐसा यहाँ लेखक निर्देश करना चाहते हैं. पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रहे हैं. यहाँ पर आ गए ना कि श्यामा को मेरी बीमारी भीतर खाए जा रहे हैं. यानी कि श्यामा लेखक की बीमारी को देखकर श्यामा भी बीमार होती जा रही हैं. उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया. यानी कि श्यामा खुद अपने आप मन को अपनी इच्छा से अपने मन को मक्कम करके वो खुद को कुछ भी बीमारी नहीं है ऐसा उन्होंने मन मक्कम कर लिया और उन्होंने स्वस्थ अपने आप को कर लिया. वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए. यानी कि इसीलिए उन्होंने अपना मन मक्कम कर लिया कि लेखक एक और तो बीमार हैं और श्यामा की बीमारी की और लेखक को पता चले तो और भी बीमारी बढ़ जाए. इसीलिए उन्होंने अपना मन मक्कम कर लिया और अपनी इच्छा से उसको श्यामा को कुछ भी बीमारी नहीं है ऐसा उन्होंने दिखावा कर लिया. उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था. यानी कि लेखक की जो बीमारी थी उस बीमारी का श्यामा के अलावा किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जाता था. गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं. यानी कि लेखक जो सामान्य माणस જેવી રીતે કામ કરતો હોય, કોઈ પણ જાતની બીમારી વગર જે માણસ કામ કરતો હોય એવી જ રીતે લેખક એમના જે કામ છે એ બધા જ કામ લેખક જાતે કરતા હતા. એટલે કોઈને એ વાતનો કે લેખક બીમાર છે એ વાતનો કોઈને પણ ખ્યાલ આપતો ન હતો. એક दिन उसने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊँ, यानी कि जांच कराऊँ, यानी कि तपास कराऊँ. एक डॉक्टરની સાથે જે લેખકને બીમારી છે એ લેખક ડૉક્ટરની સાથે એ બીમારીની તપાસ કરાવો એવું શ્યામા કહે છે. मैंने टाल मटुल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया. मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊंगा वह खाना नहीं खाएंगी. यहाँ पर टाल मटुल का मटुल शब्द आया है, यानी कि टालना, इस बात को टाल देना. और ब्रह्मास्त्र शब्द यानी कि आया है तो इसका अर्थ क्या होता है? वो सबको नाश कर देने वाला अस्त्र जो कभी भी निष्फल नहीं जाता था. तो ब्रह्मास्त्र शब्द आया है. तो एक बात यहाँ पर निश्चित कर लेनी चाहिए कि महाभारत के युद्ध में जो महाभारत का युद्ध हुआ था, तब महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण और इन दोनों के सिवाय ब्रह्मास्त्र की विद्या किसी को भी नहीं आती थी. और इसके अलावा जो गुरु द्रोणाचार्य है वो ब्रह्मास्त्र की विद्या जानते थे. और इस अस्त्र छोड़ने पर सारी सृष्टि का नाश हो जाता था. तो ऐसी विद्या अर्जुन और कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य को ही आती थी. तो ऐसा ब्रह्मास्त्र उन्होंने छोड़ दिया. कि यहाँ पर ब्रह्मास्त्र का अर्थ इस अर्थ में कि उन्होंने एक लेखक को मनाने के लिए खुद लेखक अपनी पत्नी से चाहते हैं, ये जो पति पत्नी हैं ये दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, चाहते हैं. इसीलिए दोनों एक दूसरे की बात टाल नहीं सकते. इसीलिए यहाँ पर ब्रह्मास्त्र का शब्द का प्रयोग किया गया है. तो ब्रह्मास्त्र का मतलब यहाँ पर इस पाठ के संदर्भ में ये कि दोनों एक दूसरे की बात नहीं टाल सकते. इसीलिए उन्होंने मनाने के लिए ब्रह्मास्त्र जैसा उपाय उन्होंने रखा. यहाँ की
मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप डॉक्टर के पास जांच नहीं करावे, તપાસ નહીં કરાવો તમે ડૉક્ટરની સાથે તમારા શરીરમાં શું રોગ છે એની તપાસ ન કરાવો ત્યાં સુધી હું ખાવાનું નહીં ખાઉં. એવી એક વિનંતી શ્યામાને લેખકની સામે પ્રસ્તુત કરી. એટલે લેખકને ના છૂટકે એ વાત માનવી પડી. ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था, यानी कि ब्रह्मास्त्र ये बात लेखक ने माननी पड़ी. डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझे क्षय का आक्रमण हुआ है, यानी कि डॉक्टर मुखर्जी हैं उस डॉक्टर मुखर्जी को इस बात का भय था, डर था कि मुझे क्षय का रोग का आक्रमण था. क्षय का आक्रमण था यानी कि ये जो टीबीना रोगનું એમને लागू पड़ेलो छे. नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा. यानी कि डॉक्टर ने जो उपाय था, इस रोग का जो उपाय था, इस इलाज के लिए उन्होंने लिख दिया और चिंता मुक्त होकर आराम करने के लिए कुछ दिनों तक, यानी कि थोड़ा दिवस माटे आराम करवानुं एमने कह्युं. नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा, क्या मेरी विदा का समय आ गया. यानी कि लेखकने एवो प्रश्न थाय छे कि आ जे उपाय छे, आ रोग माटे जे इलाज करवानो जे आ उपाय छे, ए इलाज एमने एवो लाग्यो कि जे लेखकनी अंतिम दिवसों लेखकना चाली रह्या छे. जेवी रीते माणस मरण पथारीए पड़ेलो होय अने एनी विदायनी तैयारीओ थई रही होय एवुं लेखकने लागे छे. क्या इतने दिनों ही के लिए मैं आया था. लेखकने प्रश्न थाय छे कि शुं आटला दिवसों माटे ज हूँ आव्यो छुं, आटला दिवस माटे ज एक गावानुं श्रम संघर्ष, यानी कि जे जीवन सामे झझुमवानुं अने दुख संकटनी सामे संघर्ष करवानुं आटला दिवसों माटे ज हतुं. स्वागत के लिए ही था, विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला. यानी कि लेखकनी जो जीवन छे, जीवननी जे प्रक्रिया थाय छे, लेखकना जीवनमां जे घटनाओं घटी रही है ए आटला दिवसों माटे ज हती एवो लेखकने प्रश्न थाय छे. क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं ही कर दी थी. यानी कि लेखक ये मधुशाला नामक जो पुस्तक है, उस पुस्तक की रचना में लेखक ने अपनी भविष्यवाणी की, इतने दिनों तक ही लेखक जिएंगे ऐसी भविष्यवाणी खुद ही कर दी थी. सबसे मर्मवेधी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य ही लिखा. यानी कि सबसे मर्मस्पर्शी रोचक प्रश्न आ हतो कि श्यामा ने आटली उंमरमां ज विधवा बनवानुं लखेलुं हशे एवो प्रश्न लेखकना मनमा थाय छे. नेक्स्ट आगे. मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा. कठिन लगा मरने के पहले जीना. पूरे आराम के अर्थ में ट्यूशनें छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ. फिर घर का खर्च कैसे चलेगा. शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते. कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे. महंगी दवाएं कहाँ से आएंगी. किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है. कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है. श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई. जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका काँपना मैं सहन नहीं कर सकूँगा. इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया. पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे. उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे. यहाँ पर लेखक हमें समझाना ये चाहते हैं कि मरने से मुझे डरना था. यानी कि लेखक को ये मरने का डर नहीं था, लेकिन इस बात का डर था कि मरने से पहले उसको जीना, यानी कि ये ऐसी बीमारी में जीना उससे अधिक कठिन था. पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ. यानी कि आराम करवा माटे जे लेखकने કહ્યું હતું એનો મતલબ એવો કે એમણે ટ્યુશન છોડી દેવું પડે અને સ્કૂલમાંથી પણ રજા લેવાનું. और ये लेखक જ્યારે રજા લઈ રહે છે ત્યારે એમનો પગાર પણ
ઓછો થઈ જાય છે, યાની કે પગાર એમને મળતો નથી. તો આવા થોડા પગારમાં એમને ઘરનું રોટેશન ચલાવવા માટે, ઘરનું ગુજરાન ચલાવવા માટે અને જે લેખક જે શાલિગ્રામ નામની સંસ્થા ચલાવે છે એના માટે પૈસા એમને ક્યાંથી પૂરા થશે એવો લેખકને એક જાતની મૂંઝવણમાં લેખક મુકાઈ જાય છે. અને જો લેખક રજા લઈ લે, આટલા દિવસો માટેની લેખક લાંબી રજા લઈ લે તો એમને બદલી પણ થઈ શકે છે અને આ બદલીમાં એમને બીજે સ્થળે રહેવાનું થાય છે. તો એવી સ્થિતિમાં લેખક ઘર માટે પૈસા, ઘરના ગુજરાન માટે પૈસા પણ મોકલાવી શકે નહીં. અને આ રોગના ઈલાજ માટે મોંઘી મોંઘી દવાઓ એ લેખક ક્યાંથી પૂરી પાડી શકે છે એવું લેખકને પ્રશ્ન થાય છે. किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित, यानी कि लेखक ने जो किताबें लिखी थी उस लेखक જે કિતાબો લખે છે અને એ કિતાબોનું વેચાણ એ અનિયમિત માત્રામાં થાય છે, અનિશ્ચિત માત્રામાં થાય છે. ક્યારે કેટલી કિતાબો પુસ્તકો વેચાય એના પર ડિપેન્ડ થાય છે. એટલા માટે એના પર એ કર્જ યાनी कि જે દેવું છે એ વસૂલ કરી શકે એમ ન હતા. श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी, यानी कि श्यामा उनकी पत्नी, लेखक की पत्नी श्यामा ने बीमारी की सुनी तो श्यामा काँप उठी, यानी कि बीमारी ऐसी थी कि अच्छों को पसीना छुड़ा दे. पर तुरंत संभल गई, यानी कि श्यामा तुरंत ही सजग हो जाती है, दृढ़ यानी कि मन ने मक्कम करी ले छे અને પલભર માટે એ એવું અનુભવ કરે છે કે એ કાપવાનું સહન નહીં કરે, લેખકને સહન ના થાય એટલા માટે શ્યામાનું કંપન લેખકને સહન ના થાય એટલા માટે એ પોતાની જાતને સંભાળી લે છે. इस खबर से मेरे माता पिता को लकवा सा मार गया, यानी कि लकવો એક જાતનો રોગ છે. એ લકવામાં હાથ પગનું હલનચલન ના થાય અને માણસ બોલી પણ ન શકે. તો એવી અસર એના લેખકના માતા પિતા ઉપર પણ પડે છે. પિતાજી ધૈર્યવાન વ્યક્તિ છે, यानी कि લેખકના પિતા ધીરજવાન વ્યક્તિ હતા. और એમણે લેખકને એક આશ્વાસન આપે છે કે તું ગભરાઈશ નહીં અને આપણે આપણું ઘર વેચીને પણ તારા રોગનો ઈલાજ કરીશું, આવું આશ્વાસન લેખકના પિતા લેખકને આપે છે. तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम मेरी बीमारी श्यामा ने ली इस इकाई को आज हम यहाँ तक आज के वीडियो में चर्चा करते हैं. नेक्स्ट जो बाकी हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे. अस्तु.